अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। चलें भाई, रजिस्टर निकालें। सामने देखो भाई बॉस, चलो 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 चलो। रजिस्टर निकालो, सामने रखो, नोटबुक निकालो, आगे काम करेंगे। अभी बुकलेट का कोई काम नहीं है, अभी सिर्फ आपकी नोटबुक का काम है। नोटबुक निकालिए, सामने रखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें रिवाइज करा रहा हूँ और साथ साथ मैं आपको लाइक पिछली क्लास का काम रिवाइज भी करा रहा हूँ और आगे आज कैलकुलेशन वाले पार्ट में लेके आ रहा हूँ। चलो भाई जल्दी करो। सबसे पहले हम स्टार्ट ले रहे हैं सर इस बात से कि हमने लास्ट क्लास में डिसाइड किया कि अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स में आपके पास पहली चीज क्या है सर, इंटेंजिबल एसेट्स, जिसमें एग्जैक्टली मैंने वर्ड यूज किए थे लास्ट क्लास में कि जैसे गुडविल होती है, वो चीजें जिनको आप फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं देते, और वो चीजें जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है वो आपके लिए क्या होती है सर, टेंजिबल एसेट्स। राइट, एक हो गया आपके लिए इंटेंजिबल एसेट, दूसरा क्या हो गया आपके लिए, टेंजिबल एसेट। फिर सर यहां मैंने लिखा आगे कि डेप्रीसिएशन की जब भी बात करेंगे तो डेप्रीसिएशन आपके लिए क्या होगा सर, spreading the value of non-current assets over its useful life except land. लैंड फिजिकल एग्जिस्टेंस रखता है मगर डिप्लीट होता है, उस पर डेप्रीसिएशन नहीं चार्ज होती। लैंड पे वेयर एंड टेयर नहीं होता, लैंड पे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर अप्लाई नहीं होता, लैंड ऑब्सोलीट नहीं होता। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जिन चीजों के ऊपर सर कॉजेज ऑफ डेप्रीसिएशन अप्लाई नहीं होता वो डेप्रीशिएट नहीं करेंगी। बात समझ में आई? फिर हमने कहा अकाउंटिंग में रीजंस फॉर डेप्रीसिएशन होते हैं, तो रीजंस फॉर डेप्रीसिएशन में दो हो गए, एक क्या हो गया आपके सामने, प्रूडेंस, दूसरा क्या हो गया, मैचिंग प्रिंसिपल। तो प्रूडेंस में आ जाए, प्रूडेंस सबसे पहले सर कहता है एसेट शुड नेवर बी ओवरस्टेटेड एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड। एस्टिमेटेड एक्सपेंस को आप हमेशा क्या करेंगे सर, रिकॉर्ड करेंगे। फिर सर हमने लास्ट क्लास में डिसाइड ये किया, मैचिंग प्रिंसिपल कहता है एक्सपेंस ऑफ द ईयर शुड मैच द रेवेन्यू ऑफ द ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंस आपने पे किया हो या ना किया हो। ऐसा ही है ना? फिर सर हमने यहाँ के आखिरी में लास्ट क्लास में बात की कि सर डेप्रीसिएशन जो है ना वो एक ऐसा मेथड है, डेप्रीसिएशन एक ऐसी पॉलिसी से कनेक्ट होगा। डेप्रीसिएशन के सर अंदर आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को इस तरह डिसाइड करेंगे। मैं दोबारा बोलता हूँ सर, डेप्रीसिएशन के अंदर ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट होंगी। सर पहली क्या चीज सर, एक तो मेथड इंपॉर्टेंट होगा जिससे आपका अमाउंट निकलेगा। सर वो पॉलिसी इंपॉर्टेंट होगी जो उस अमाउंट को लाने में सपोर्ट करेगी, इधर मंथली पॉलिसी होगी या ईयरली पॉलिसी होगी, या मैंने एक और भी पॉलिसी आपको बताई, ईयरली और मंथली का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है। फिर मैंने कहा सर इसका एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी होगा। सर इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो कॉस्ट, पीएफडी और डिस्पोजल पे डिपेंडेंट होगा। मेरी बात समझ में आई? मैं रिपीट करता हूं सर, ये आप कभी भी डेप्रीसिएशन को पढ़ेंगे, अगर आपने डेप्रीसिएशन को सिर्फ मेथड के हिसाब से पढ़ा तो सिर्फ आपको अमाउंट निकालना है। अगर आपने डेप्रीसिएशन को जो है ना वो सिर्फ पॉलिसी के लिहाज से पढ़ा तो सर सिर्फ वो पॉलिसी तक रह जाएगा। इन तीनों को कंबाइन करना है तभी जाके आपको डेप्रीसिएशन समझ आएगी। आपने अगर इनको अलहदा अलहदा पढ़ा तो आपको डेप्रीसिएशन समझ नहीं आएगी। हम स्टार्ट तो मेथड से ले रहे हैं और मेथड की ना हम कुछ चीजें जो है ना वो इन आउट मेथड में क्या क्या होगा, मेथड को किस किस तरह देखना, ये सब हम इसी क्लास में कवर कर लेंगे। ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, सारी बातें आज की क्लास की हैं। पॉलिसी की बात नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगी। लेकिन आज की अगर क्लास सिर्फ कैलकुलेशन पे बात कर रही है तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि डेप्रीसिएशन का मतलब सिर्फ कैलकुलेशन है। डेप्रीसिएशन का मतलब कैलकुलेशन प्लस पॉलिसी प्लस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। मेरी बात समझ में आई? अगर आप इन तीनों को कंबाइन नहीं करेंगे तो आपको डेप्रीसिएशन कभी भी समझ नहीं आएगी। मेरी बात समझ आई? पास पेपर का जब भी क्वेश्चन आएगा तो पास पेपर के क्वेश्चन के डेटा में से आपको ये तीन चीजें एक्सट्रैक्ट करनी है। पहली क्या, उसका मेथड, दूसरा क्या उसकी पॉलिसी, और तीसरा क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। इन तीनों को जब आप एक साथ समझेंगे ना ये आपको बिल्कुल तरीके से समझ में आएगा। मेरी बात समझ में आई? अगर आप इन तीनों को एक साथ समझेंगे तो। लेकिन अगर आप इन तीनों को बार बार हर क्वेश्चन में अलग अलग करते जाएंगे, हाँ हर किसी की अपनी बारीकी, हर किसी की अपनी डेप्थ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये तीनों एक साथ नहीं है, तीनों एक साथ हैं, एक साथ ही ट्रीट किए जाएंगे। आ रही है बात समझ में? अब सुनिए सर, बच्चे ना कैलकुलेशन में बहुत चीते होते हैं, उनसे उनसे ना अकाउंटिंग नहीं होती इसकी। कुछ अकाउंटिंग में इसके बहुत अच्छे होते हैं, फॉर्मेट रट लेते हैं, उनसे वैल्यूज नहीं निकलती। आपको वैल्यू भी निकालनी है, फॉर्मेट भी आना चाहिए। वैल्यू का सपोर्ट सिस्टम उसका मेथड और उसकी पॉलिसी है, तो वैल्यू निकलेगी कोई एक। आ रही है बात समझ में? इसी को देख के फिर आप काम करेंगे। ये है असल टॉपिक आपका, मैं बता रहा हूँ। मेन जो मुद्दा है ना एएस लेवल का वो डेप्रीसिएशन है। सुने सर, यहां से स्टार्ट लेना है।
सर हेडिंग डालेंगे सबसे पहले आज की क्लास का हमारा सबसे मेजर एरिया जो है वो है सर स्ट्रेट लाइन मेथड। सर हम यहां से स्टार्ट ले रहे हैं और देखिए समझें, जिन्होंने इवन ओ लेवल्स में भी इसको कवर किया हुआ है उनके लिए भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एक नए बच्चे के लिए। सर हेडिंग डाल रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। मुनीब मेरी आवाज आ रही है? मुनीब क्या मेरी आवाज क्लियर है? मैसेज पे लिख दो, थम्स अप कर दो। डन। सर अब सुने, स्ट्रेट लाइन मेथड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं सर, स्ट्रेट लाइन मेथड के दो फॉर्मूले आपके कोर्स में, लेकिन मैं दोनों फॉर्मूले को लिखने से पहले पहले आपको एक बात बता रहा हूं। यहां देखिए, पहले मेरी बात सुने सर, स्ट्रेट लाइन मेथड को सॉल्व करने के दो फॉर्मूले, कैटेगोरिकली मैं बोल रहा हूं आपको सर, दो फॉर्मूले, लेकिन मैंने दोनों फॉर्मूले के ऊपर एक चीज मेंशन की। अगर आपने ओ लेवल्स में नहीं समझी थी ना, आप बच गए। ए लेवल्स में अगर आपने नहीं समझी ना तो आपको हर क्वेश्चन तंग करेगा। पहली बात, ये फॉर्मूला डेप्रीसिएशन पर एनम निकालता है, यानी जो फॉर्मूला है मेरा, उससे मेरा आंसर जो आता है वो पूरे एक साल का आता है, 12 मंथ्स का। सर पर एनम का मतलब सर बेसिक मतलब कितना, 12 मंथ्स। यानी ये फॉर्मूला जो है, इससे जो भी आंसर आएगा, हमारा स्टैंडर्ड ये है कि पर ईयर का है, स्टैंडर्ड ये है। यानी आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, जो वैल्यू मिली वो एक साल की है, उसके बाद उसमें जो चेंज लाना है लाना है। क्या मतलब सर? पहला फॉर्मूला क्या है सर, मैंने लिखा डेप्रीसिएशन पर एनम इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ये एसवी को मैं ऊपर मेंशन करता हूं, एसवी का मतलब क्या, डिवाइडेड बाय सर आप क्या कर देंगे, लाइफ। सर मैं ब्रैकेट ना लगाऊं तो ना लगाएं, कोई मसला नहीं, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। यहां एसवी स्टैंड्स फॉर, यहां एसवी का मतलब क्या है, एसवी का मतलब है सर, ये मेरे लिए क्या बन जाएगी, मैंने लिखा सर आके स्क्रैप वैल्यू, साथ साथ कॉपी करो। दूसरा फॉर्मूला क्या आएगा सर मेरे पास, सर दूसरा फॉर्मूला है सर मेरे पास डेप्रीसिएशन पर एनम इक्वल्स टू कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट या परसेंटेज ऑफ डेप्रीसिएशन, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट। एक बात हुसैन बता रहा हूं, ये दोनों फॉर्मूले सेम है। सर आप कैसे कह रहे हैं दोनों फॉर्मूले सेम है? अभी मैं प्रूफ कर देता हूं सर। ये सर स्ट्रेट लाइन मेथड, पहली बात, दोनों फॉर्मूले को देख के एक बात समझ में आई कि स्ट्रेट लाइन मेथड ऑन किस पे लगता है, ऑन कॉस्ट। ये बात तय कर लें। स्ट्रेट लाइन मेथड किसके ऊपर अप्लाई होता है सर? स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई होता है सर किस चीज के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर। तो सबसे पहली और अहम चीज ये कि जब भी आप स्ट्रेट लाइन मेथड का क्वेश्चन कर रहे होंगे, आप डेप्रीसिएशन अपनी कॉस्ट पर निकालेंगे। मेरी बात समझ में आई? जो भी उस मशीनरी की कॉस्ट हो, जो भी उस नॉन करंट एसेट की कॉस्ट हो, उस पर निकलेगा। अब सर यहां देखें, मेरी बात सुने, पहले तो मैं इन दोनों फॉर्मूले को, ये जो दोनों फॉर्मूले हैं, मैं इन दोनों को आपको रिलेट करके बताऊंगा, ये दोनों एक ही हैं। वो कैसे सर? अगर मैं फर्ज करें आपसे कहता हूं, मैं फर्ज करें एक चीज बोलता हूं आपसे, यहां देखिएगा थोड़ी देर के लिए, स्क्रैप वैल्यू वाली बात को जरा समझे सर। स्क्रैप वैल्यू उधर नहीं है, दूसरे वाले फॉर्मूले में, दूसरे वाले फॉर्मूले में भी है। अगर जब जब भी आपको स्क्रैप वैल्यू मिलेगी ना, आप स्क्रैप वैल्यू को हमेशा कॉस्ट में से माइनस करेंगे। सर दोबारा बोलें, जब भी आपको स्क्रैप वैल्यू मिलेगी, जब भी स्क्रैप वैल्यू मिलेगी, आप उसे कॉस्ट में से क्या कर देंगे, माइनस। और जब आप उसे कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, तो कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू को माइनस करेंगे तो रेट पर अप्लाई करेंगे। और ये बात समझ, दूसरे में तो स्क्रैप वैल्यू नहीं लिखी, लिखी जाती नहीं है, तो मैंने नहीं लिखी है ना। फॉर्मूले में लिखना चाहिए क्या, क्वेश्चन में है पास पेपर के, उसमें से स्क्रैप वैल्यू निकाल दी जाती है, फिर रेट अप्लाई किया जाता है। लेकिन अब सुनो, मैं आपको पहले रेट और ये ईयर वाली बात बताऊं। सर फर्ज करें किसी चीज की लाइफ जो है ना, वो एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं सर, वो 4 ईयर्स है, सही है। 4 सालों में से मुझे 1 साल को अलहदा करना है। सर मैथमेटिकली मैं क्या कहूंगा, 4 सालों में से अगर मुझे एक को अलहदा करना है, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं सर, 4 ईयर्स में से 1 साल को अलहदा करना चाहते हो तो 1 अपॉन क्या कर दो, 4 कर दो ना सर, 1 अपॉन 4। तो अगर 1 अपॉन 4 को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, तो जवाब दें सर, यही चीज कितने परसेंट में कन्वर्ट हो गई सर, ये परसेंटेज में कितने कन्वर्ट हो गई सर, 25% में। सर वही फॉर्मूला आ गया दोबारा सामने। मेरी बात समझ में आई? अगर आप किसी चीज को 4 से डिवाइड करते हैं, इसका मतलब है 1 साल में आप उसकी कितनी वैल्यू फॉल करते हैं, 25%। यही बात मैंने कही सर। किसी चीज को अगर मैं ये कहता हूं कोई चीज 5 सालों तक जाएगी, 5 ईयर्स तक, तो जवाब दें अगर 5 ईयर्स, तो इसका मतलब 1 साल का आंसर निकालना हो तो क्या करेंगे, 1/5, 1/5 को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। सर इसका आंसर आपके पास कितने परसेंट निकल के आ गया, 20%। तो सर ये बात एक ही है, बात समझ में आ रही है? फॉर्मूले दोनों एक ही है, दो फॉर्मूले नहीं है, एक ही फॉर्मूला है। कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ उसके फैक्टर में चल रहा है, और कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट उसकी परसेंटेज में चल रहा है। बस परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया है, कॉस्ट, कॉस्ट को फैक्टर से डिवाइड कर दूं या कॉस्ट को उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई मुश्किल नहीं है। बस क्या काम की बात है,
डेप्रीसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट पे निकलता है, ये इंपॉर्टेंट है, कॉपी कर ले सर इसे, छोटी सी बात है बस, इसे कॉपी कर लें, फिर अब स्टार्ट लेते हैं, अब आ जाते हैं कैलकुलेशंस के पार्ट पे। डन। अब सुने, यहां देखें, क्योंकि मुझे इस टॉपिक को ना एमसीक्यूज के लेवल तक लेके जाना है, तो मुझे ना आपको एक एक बात इसकी बतानी है, क्योंकि इसके टॉपिक के एमसीक्यूज भी ऐसे ही आते हैं सर, जरा थोड़े से ट्रिकी होते हैं, घुमाते फिराते हैं, फिर बात पूछते हैं वो। डन। यहां सुने सर, अब एक और काम की बात जरा सुने सर, मैं कहता हूं आपने ना, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बोल रहा हूं सर, एग्जाम्पल इज दिस कि आपने कोई कोई भी एसेट बाय कर लिया, लेट सपोज मैं एसेट की बात करूं अगर, तो मैंने यहाँ लिखा सर आपके पास एक एसेट आया और मैंने कहा सर आपने एक बाईसाइकिल बाय कर ली, फॉर एग्जाम्पल बाईसाइकिल्स बहुत महंगी होती हैं सर, आपने एक बाईसाइकिल बाय की ऑफिस आने जाने की, जापान में तो बहुत महंगी चीज़ होती है बाईसाइकिल, आपने एक बाईसाइकिल बाय की और सर उसकी कीमत जो है ना वो फर्ज करें सर आपको मिली सर $2000, $2000 की सर आपको बाईसाइकिल, ये भी बड़ी चीप सी बाईसाइकिल है, 40-50 हज़ार की बाईसाइकिल मिलेगी सर आपको, $2000 की एक सर बाईसाइकिल मिली, मैंने कहा सर ये आ गई इसकी, ये आ गई सर इसकी क्या कॉस्ट, सही है सर। उसके बाद मैंने कहा सर आपसे, आपने उसकी स्क्रैप वैल्यू निकलवाई तो आपको पता चला सर उसकी वैल्यू कितनी है सर 400। सर आपने बाईसाइकिल की कंपनी से मालूम किया सर इसकी लाइफ कितनी है, तो उन्होंने कहा भाई 4 साल हमारी गारंटी वारंटी जो भी है, आप ऑफिस जाओ आओ, इस पर घर के एसेट की बात नहीं हो रही है, बिजनेस एसेट्स की बात हो रही है। सर मैंने अगर ये इसके सामने आपको डेटा दिया तो सर सबसे पहले तो मैं अब एक काम करूंगा, क्वेश्चन पूछे सर मुझसे कि डेप्रीसिएशन निकाल के दिखाओ, लेकिन कौन से मेथड से डेप्रीसिएशन निकाल के दिखाओ, स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो अगर मुझे इसकी डेप्रीसिएशन निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा, डेप्रीसिएशन पर एनम, या मैं फॉर्मूले को अब यूं अप्लाई करूंगा, डेप्रीसिएशन फॉर ईयर वन की निकालूंगा ना डेप्रीसिएशन सर, तो मुझे इसके फॉर्मूले में इसको अप्लाई कैसे करना चाहिए, डेप्रीसिएशन पर एनम इक्वल्स टू 2000 में से मैं कितना माइनस कर दूंगा 400, 400 को सर मैं डिवाइड किससे कर दूंगा सर 4 से, तो आंसर बताइए 1600 का डिवाइडेड बाय 4, आंसर कितना आ गया आपके पास 400, 400 एक साल का आंसर है, राइट। तो डेप्रीसिएशन फॉर ईयर वन कितनी आ गई सर मेरे पास 400, सर जवाब दीजिए डेप्रीसिएशन फॉर ईयर टू कितनी आ गई सर मेरे पास, डेप्रीसिएशन फॉर ईयर टू कितनी आ गई 400। फिर आगे देखें सर, डेप्रीसिएशन फॉर ईयर थ्री कितना आएगा सर मेरे पास 400, सर डेप्रीसिएशन फॉर ईयर फोर कितना आएगा सर मेरे पास, वो भी कितनी आएगी 400, क्यों सर, जब भी ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो आंसर तो यही आएगा, आंसर तो सेम आएगा सर। लेकिन एक और बात भी साथ साथ सीखें सर, वो क्या, वो है सर पीएफडी, सर ये कहां से आया, मैं यहां लिखता हूं सर पीएफडी, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, सर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन इज द एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ये इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन यानी टोटल डेप्रीसिएशन है। वर्ड को अगर आप शुरू शुरू में नए नए हो, डेप्रीसिएशन से आपकी कोई जान पहचान नहीं है, तो आप ये लिख सकते हैं सर ये इसका क्या बन गया, टोटल डेप्रीसिएशन। जवाब दें, पहला साल जब खत्म हुआ तो टोटल डेप्रीसिएशन कितनी है 400, दूसरा साल खत्म हुआ तो टोटल डेप्रीसिएशन कितनी है 800, सर उसका अगला साल खत्म हुआ तो टोटल डेप्रीसिएशन कितनी है 1200, उसका अगला साल खत्म हुआ तो डेप्रीसिएशन कितनी है 1600। सर तो 4 सालों में ये मशीनरी टोटल डेप्रीशिएट हो गई। एक इसकी ना मुस्तफा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सर इसको स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों बोलते हैं, एनीवन गेस, सही हो गई बात, इसको इसको ये क्यों नहीं कहते कांस्टेंट मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन, स्ट्रेट लाइन क्या चीज है, व्हाट इज स्ट्रेट लाइन इन दिस, मैं बताऊं सर, बेसिक बात है ये मैथ्स वाली, कोई इसमें मुस्तफा कोई मैंने ऐसे ऐसी बात ना समझाने वाली है ना इतनी कुछ है, बस हाँ ये बात याद रखें सर, अगर मैं कहता हूँ ईयर वन की डेप्रीसिएशन तो आप कहेंगे ना ईयर वन की डेप्रीसिएशन कितनी, कॉस्ट के हिसाब से कितना 400 है ना, तो ईयर वन की डेप्रीसिएशन कितनी 400। जवाब दें सर, ईयर टू में भी डेप्रीसिएशन कितनी 400, ईयर थ्री में भी डेप्रीसिएशन कितनी 400, ईयर फोर में भी डेप्रीसिएशन कितनी 400। और इस क्लास में तो कुछ बच्चे वो भी पढ़े हुए जिन्होंने कॉस्टिंग पढ़ी हुई है, जिनका तो कॉस्टिंग का पेपर होने वाला है अभी कल परसों तरसों एक हफ्ते बाद। सर तो याद करें डेप्रीसिएशन क्या होती है सर, फिक्स कॉस्ट, याद आ रहा है ना, डेप्रीसिएशन क्या होती है फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट की स्ट्रेट लाइन होती है, पढ़ा है ना। तो डेप्रीसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड इसलिए क्योंकि इसकी लाइन क्या है सीधी, तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। आ रही है बात समझ में, डेप्रीसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में चल रहा है। आ गई ये बात, क्लियर हो गई सर। जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा एक्सपेंस का, तो एवरी ईयर द डेप्रीसिएशन विल रिमेन कांस्टेंट ओवर द ग्राफ,
लाइन स्ट्रेट खींचेगी। तो इसका मतलब है सर डेप्रीसिएशन एक ऐसा एक्सपेंस होता है जो कि हमारे लिए कौन सी कॉस्ट बनता है, फिक्स कॉस्ट। तो ये बात याद रखनी है आपने, अब आगे कॉपी कर लें सर इसको, याद रखनी है आपने ये बात, जो बात मैंने अभी आपको बोली है ये आप आगे जाके मुझे खुद सुनाएंगे। एसवी फॉर स्क्रैप वैल्यू मुनीब, एसवी फॉर स्क्रैप वैल्यू। 1 साल मुनीब, हर साल वैल्यू बाईसाइकिल की फॉल करती जाएगी। तो जवाब दो, जब बेटा हर साल वैल्यू फॉल करेगी तो हमें एक एस्टिमेटेड वैल्यू फॉल करनी है, हम मतलब अपनी मर्जी से वैल्यू को फॉल नहीं करते। तो हर साल वैल्यू जो है ना वो सेम वैल्यू फॉल करेगी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड, जब फॉर्मूला सेम अप्लाई करोगे बार बार, तो जब सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो बेटा रिजल्ट भी सेम ही आएगा हमेशा, सेम वैल्यू आएगी। आगे बात समझ में मुनीब? मुनीब दोस्त कहाँ है तुम्हारा, बीमार है, गायब है वो? डन। तो लाइक हाउ मेनी कॉलम्स वी क्रिएटेड, 2। एक कॉलम में सर हमारे पास आ गई डेप्रीसिएशन फॉर अ ईयर, और एक हमारे पास आ गया डेप्रीसिएशन टोटल। जवाब दो जोहेर, मुझे जवाब दो, डेप्रीसिएशन फॉर ईयर 1 कितना है? 400। डेप्रीसिएशन फॉर ईयर 4 कितना है? डेप्रीसिएशन फॉर ईयर 4 कितना है? 400। टोटल डेप्रीसिएशन फॉर ईयर 4 कितना है? 1600। टोटल डेप्रीसिएशन फॉर ईयर 2 कितना है? 800। और डेप्रीसिएशन फॉर ईयर 2 कितना है? 1 साल का डेप्रीसिएशन और उस साल तक का डेप्रीसिएशन, इसमें फर्क रहेगा। एक है टोटल और एक है उस साल का डेप्रीसिएशन, इसमें फर्क रहेगा भाई। आ रही है बात समझ में? सर यहां तक सब लोग कॉपी कर लो। डन। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपके हवाले, आप आंसर निकालेंगे उसका। सेम टेबल ड्रॉ करेंगे आप बगैर किसी सवाल जवाब के, मतलब लाइक सेम। अब सुने सर, यहां देखें, कर लिया कॉपी? अली कॉपी कर लिया? ग्राफ बना के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो बस, फिक्स कॉस्ट है वो। ड्राइंग जो है ना आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, ये अच्छी बात हो गई है 20 साल से। अच्छी हुई है बुरी है नहीं पता, बच्चे को बिजनेस में ड्रॉ करनी है, यहाँ नहीं ड्रॉ करनी, मैं हैरान हूँ ऐसा कैसे किया इन्होंने। सर सुने, यहाँ देखें, गौर से सुने, काम की बात सुने। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ छोटा सा, आप सॉल्व करें, अपनी मदद लीजिएगा खुद। सर मैंने क्वेश्चन दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 2, यहां लिख रहा हूं सर मैं, कोई चीज उसकी कॉस्ट आपको पड़ रही है $12,000, स्क्रैप वैल्यू सर आपको पड़ रही है सर उसकी, स्क्रैप वैल्यू आपको मिलेगी सर उसकी 2000, लाइफ है सर उसकी 5 इयर्स। आपने मुझे डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करके दिखानी है इसकी फॉर 5 इयर्स विद पीएफडी। पहले फॉर्मूला अप्लाई करें, जैसा पहले क्वेश्चन में काम किया ना एग्जैक्टली वैसे ही काम कीजिएगा। जैसा पहले क्वेश्चन में काम किया है एग्जैक्टली वैसे ही काम कीजिएगा। पहला पार्ट क्या आप करेंगे सर काम इसमें, सबसे पहले आप आगे सर मेंशन करेंगे यहाँ पे डेप्रीसिएशन पर एनम इक्वल्स टू कॉस्ट में से क्या माइनस कर देंगे सर, स्क्रैप वैल्यू अपॉन क्या कर देंगे सर आप इसके अंदर, डिवाइडेड बाय लाइफ। सर तो आपकी जो कॉस्ट है वो क्वेश्चन में गिवन कितनी है सर, 12,000, उसमें से माइनस क्या करेंगे आप सर 2,000, डिवाइड कितने से करेंगे सर आप इसको, डिवाइड कर देंगे सर आप इसको 5 ईयर्स से। सर जवाब दीजिए, आपका डेप्रीसिएशन पर एनम कितना आ जाएगा सर, डेप्रीसिएशन पर एनम सर आपके पास आ जाएगा $2,000।
यहाँ सर मैंने मेंशन किया डेप्रीसिएशन पर एनम इक्वल्स टू, सर आपके पास अमाउंट कितनी आ गई, $2000। अब सर जवाब दें, आपने यहाँ किस तरह लिखना है इसको, डेप्रीसिएशन फॉर ईयर 1, डेप्रीसिएशन फॉर ईयर 1 इक्वल्स टू कितना आएगा सर, 2000। फिर जवाब दें सर, डेप्रीसिएशन फॉर ईयर 2, डेप्रीसिएशन फॉर ईयर 3, डेप्रीसिएशन फॉर ईयर 4, चाहे तो 4 तक ही निकाल लें, बहुत है सर। कितना आंसर आएगा, 2000, 2000। उसके बाद लास्ट का आंसर क्या आएगा सर आपके पास, 2000। पीएफडी की वैल्यू बताइए सर क्या आ रही है आपके पास, पहले वाले की क्या आ रही है, 2000, फिर 4000, फिर 6000, फिर 8000 सर। उसके बाद लास्ट वाले की कितनी आ जाएगी, 10,000। इसका मतलब है सर इसकी जो स्क्रैप वैल्यू से माइनस करते हैं और कॉस्ट और टोटल कैलकुलेशन एक ही आती है। अब मुझे एक बात का जवाब दो, आफ्टर 5 years स्ट्रेट लाइन मेथड, मुस्तफा गौर से सुनो, ये एमसीक्यू है, आफ्टर 5 years क्या डेप्रीसिएशन के 5 सालों के बाद क्या इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, हाँ इसकी नेटबुक वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सर क्या बचेगा, सिर्फ स्क्रैप वैल्यू ना, वरना अदरवाइज क्या ये 0 तक ले आएगा स्ट्रेट लाइन मेथड। हाँ अब स्क्रैप वैल्यू दुनिया से हटा दी गई है, तो इसलिए बता रहा हूँ। 2 में आओगे तो पता चलेगा कि टॉपिक तो ऐसा है जिसमें से उन्होंने स्क्रैप वैल्यू को बिल्कुल ही हटा दिया है, वो बाद में देखना। लेकिन फिर भी मैं सवाल पूछूं, चलो ये कहता हूँ, इज इट अ पॉसिबिलिटी दैट अगर स्क्रैप वैल्यू ना हो तो आपकी जो भी एसेट है उसकी वैल्यू 0 तक पहुंच जाए, पहुंच सकती है ना अगर स्क्रैप वैल्यू ना हो। तो जवाब दें सर, स्ट्रेट लाइन मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे आपकी नेटबुक वैल्यू कहां तक पहुंच सकती है, 0 तक। मेरी बात समझ में आई? अब सुनो बेटा, सारा ना मैजिक जो है ना इस पूरे कोर्स का वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, वो स्ट्रेट लाइन मेथड में नहीं है। तो अब जो मेथड स्टार्ट, 2 क्वेश्चंस कर लिए, फिर उसके बाद वर्कबुक करेंगे या वर्कशीट करेंगे, लेकिन पहले जरा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को एक बार समझते हैं। सर जरा हेडिंग डालिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की सर हेडिंग डालिए। पहला मसला सुने सर, सबसे पहले तो एक मसला इसमें नहीं, मसला ये है कि सर इसके 2 फॉर्मूले नहीं होते सर, इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है डेप्रीसिएशन पर एनम इक्वल्स टू, इसका एक फॉर्मूला होता है डेप्रीसिएशन पर एनम इक्वल्स टू, पहले सुनो, इसका फॉर्मूला होता है नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। आपको ओ लेवल में लिखवाया गया होता है कॉस्ट माइनस पीएफडी मल्टीप्लाई बाय रेट, है ना, उसी से तो सारी कंफ्यूजन चल रही है अब तक। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बेटा अप्लाई किसके ऊपर होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अप्लाई होता है एट क्या, एट बुक वैल्यू या नेट बुक वैल्यू। हाँ अब मैं अगर ये बात कहूं तो अब समझ में आती है बात कि सर डेप्रीसिएशन पर एनम, डेप्रीसिएशन 1 साल का, सर मैं निकालूंगा तो पहले क्या लिखूंगा, कॉस्ट माइनस क्या, कॉस्ट माइनस लिखूंगा सर पीएफडी, और सर उसको अप्लाई किसके ऊपर कर दूंगा, उसको अप्लाई कर दूंगा किस चीज के ऊपर सर, रेट के ऊपर। सेम है ना दोनों फॉर्मूले, इसके 2 अलग अलग फॉर्मूले तो है नहीं। कॉस्ट माइनस पीएफडी मल्टीप्लाई बाय रेट। पीएफडी क्या होता है सर, अभी थोड़ी देर पहले समझाया आपको। पीएफडी क्या होता है, 1 साल का डेप्रीसिएशन या टोटल डेप्रीसिएशन, टोटल। सर तो आपने यहाँ लिख दिया आके कि सर ये आपका टोटल डेप्रीसिएशन है, जरूरी नहीं है कॉस्ट माइनस पीएफडी इनटू रेट, ये सही है अली, बात समझ आई अली? अब सर सुने, ये कौन सा मेथड है भाई, तो मैं एक बात भी समझाता हूँ कॉस्टिंग की, ताकि कॉस्टिंग में अप्लाई कर सको। सुनो यहाँ देखो सर, काम की बात सुने और इसको यहाँ पे देखें। पहले तो मैं कहता हूँ सर, आपको कोई भी एक एसेट लेते हैं उसकी वैल्यू को जरा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए सर, मैंने अभी पहली वाली एग्जाम्पल जो आपके सामने सेट की थी ना, वही एग्जाम्पल मैंने दोबारा सेट की। सर मैंने कहा अनदर बाईसाइकिल, उस बाईसाइकिल की लाइफ कितनी है, पीछे चेक करो, 4 साल। सर 4 साल का मतलब ये होता है सर, अगर वो बाईसाइकिल पहले कितने की खरीदी आपने, सर थोड़ी देर के लिए अज्यूम करते हैं सर आपने वो बाईसाइकिल जो है वो 2000 की खरीदी है, स्क्रैप वैल्यू थोड़ी देर के लिए अज्यूम करते हैं 0 है, और सर अगर फर्ज करें रेट अप्लाई करूं, 4 साल का रेट अप्लाई करूं, तो मैं कहता हूं सर ये कितने परसेंट आ गया, 25%। सही है सर, मैंने ये एक टेबल बनाया और टेबल बना के मैंने कहा सर ये इसकी कॉस्ट, ये इसकी स्क्रैप वैल्यू, और वो लास्ट वाला इसका रेट आ गया सर। राइट है सर, यहां तक मैंने सब लिख लिया। अब जरा मैं यहां स्क्रॉल अप करूं सर, इसमें और स्ट्रेट लाइन मेथड में पहले तो एक फर्क ही होता है, उसमें फॉर्मूला एक बार अप्लाई किया जाता है, इसमें फॉर्मूला हर साल अप्लाई किया जाता है, क्योंकि हर साल नेटबुक वैल्यू चेंज हो जाएगी। उसमें कॉस्ट एक होती है और वो एक ही दफा अप्लाई कर दिया जाता है, उसके आंसर्स को फिर आप निकालते रहते हैं। इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि सर ये पूरा मेथड किसके ऊपर बेस कर रहा है, नेटबुक वैल्यू पे, तो नेटबुक वैल्यू तो हर साल क्या होगी, चेंज होगी।
एक साल कम हो जाएगी, उसके अगले साल और कम हो जाएगी, फिर अगले साल और कम हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? कैसे? अब यहां देखते हैं सर, मुझे अब इसका आंसर निकालना है। तो मैंने कहा सर डेप्रीसिएशन फॉर ईयर 1 इक्वल्स टू, पहले साल की कॉस्ट कितनी है सर? सर पहले साल की कॉस्ट आपके पास कितनी है सर? 2000। सर 2000 में से पहले आप क्या माइनस करेंगे? जीरो। जीरो कहां से आया सर? जब मशीन अभी खरीदी है तो उस पर अब तक डेप्रीसिएशन क्या है? कुछ भी नहीं, तो जीरो। तो जीरो को सर मैंने मल्टीप्लाई किया, कितने परसेंट सर मेरी डेप्रीसिएशन है? 25%। जवाब दो सर, पहले साल का डेप्रीसिएशन कितना निकल कर आया सर मेरे पास? दो का 25% कितना आ गया सर? 500। तो पीएफडी भी कितनी आ गई सर आपके पास? 500। सर आगे अब मुझे जवाब दीजिए, डेप्रीसिएशन फॉर ईयर 2 इक्वल्स टू, सर जवाब दीजिए यहां पे क्या आएगा आपके पास? 2000। 2000 में से क्या माइनस कर देंगे सर आप? 500। सर जवाब दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कितने परसेंट से कर देंगे आप सर? 25%। सर जरा आंसर निकालिए, सब लोग कैलकुलेट करें वरना नहीं आएगा समझ में। क्या आंसर आ रहा है सर? 375। वेरी गुड सर। अब सुने सर, 500 में 375 को ऐड करूंगा तो पीएफडी बन जाएगा। तो सर ऐड करें, जरा ऐड करें, आंसर क्या आएगा? 875। मैंने यहां लिख दिया। फिर इसको मैं डेप्रीसिएशन फॉर ईयर 3, बॉय डेप्रीसिएशन फॉर ईयर 3 निकालनी हो तो क्या करूं? 2000 में से क्या माइनस करूं? 875। सर मल्टीप्लाई बाय इसको क्या करूंगा सर? 25%। सर जरा इसका भी आंसर निकालिए। 281 पॉइंट को ना 2 कर देते हैं सर, क्यों? एस्टिमेटेड एक्सपेंस है। एस्टिमेटेड एक्सपेंस हमेशा बढ़ा के अपवर्ड कर दिया जाता है। एस्टिमेटेड एक्सपेंस शुड बी रिकॉर्डेड, ये वाला फलसफा इस्तेमाल किया मैंने। एस्टिमेटेड एक्चुअल नहीं है तो पॉइंट्स में कोई फर्क नहीं पड़ा सर। 875 प्लस 282, इसको प्लस करें 1157। सर 1157 यहाँ आ गया। अब सर मैं डेप्रीसिएशन फॉर सिर्फ ईयर 4 निकालता हूँ, रुक जाता हूँ। डेप्रीसिएशन फॉर ईयर 4 सर 2000 में से माइनस करते हैं 1157 और सर इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं आप सर 25% से। पहले तो कुछ कॉस्टिंग वाले रूल्स इसमें बताऊं आपको, पहले तो आंसर निकालें इसका। 2111 211 और सर इन दोनों में इनको प्लस कर लें, 1157 प्लस 211 1368। सर ये आंसर आ गया। अब जरा हुसैन एक बात तो मेरी ये समझो बेटा, गौर से ऑब्जर्व करिए चीजों को, दुनिया भी जिंदगी भी ऑब्जर्व करने के लिए। पहला साल कितना है? अगला साल, अगला साल, अगला साल कम होता जा रहा है, इसका नाम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है? नो सर, बाद में बताता हूँ क्यों नहीं है। सर पहले तो एक बात बताऊं सर, इसका नाम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्यों है यहाँ देखें सर। मैं अगर डेप्रीसिएशन, वैसे तो सही है, आपके लेवल तक आप बिल्कुल ये बात करें कि सर इसी को रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोलते हैं तो मैं मान लूंगा। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। सर मैं इसको प्लॉट करने जा रहा हूँ। पहली दफा बताइए सर, जब पहली दफा मैंने प्लॉट किया होगा, जब पहले साल का प्लॉट किया होगा तो आंसर क्या होगा? 500। अगला साल प्लॉट किया होगा तो सर क्या आंसर आया होगा? हाँ बोले बोले, दूसरे साल का आंसर क्या आया होगा? 375। तो सर कहीं यहाँ कहीं आंसर आ गया होगा, या उसके नीचे थोड़ा सा ये आंसर आ गया होगा। उसके बाद बताइए सर आंसर कहाँ आया होगा? उसके बाद सर आंसर और नीचे आ गया होगा। उसके बाद बताइए क्या आंसर और नीचे आ गया होगा? सर आपको एक बात समझ में आ रही है? सर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ बस इसको यूं ही समझाने के लिए आपको। सर क्या मैं आपसे एक बात बोलूं, आपको एक बात समझ में आ रही है कि ये आंसर कभी भी जीरो नहीं होगा? सर ऐसा कैसे? सर ट्राई करते जाइए, 211 से वो 180 पे आ जाएगा, 150 से पॉइंट्स में आएगा, मगर आएगा, आता जाएगा यहां तक कि वो इतना लो जाएगा कि वो जीरो के बिल्कुल पास से गुजर जाएगा, लेकिन कभी भी जीरो को टच नहीं करेगा। सर $1 वैल्यू बच जाएगी आखिर में, और आप $1 पे उसको छोड़ देंगे। तो उसका मतलब है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें नेटबुक वैल्यू कभी भी क्या नहीं होती? जीरो। एमसीक्यू है, मेरी बात समझ में आई? नेटबुक वैल्यू कभी भी इसमें जीरो नहीं होगी। अच्छा एक और बात सुने, इसका ग्राफ यूं बन रहा है ना सर, जिस चीज का ग्राफ इस तरह बनता है, याद, मैं बाकी लोगों से तो मैं सवाल नहीं पूछूंगा, इन तीनों से पूछ रहा हूं, इन दोनों से स्पेशली। क्या सर ये तो फिक्स कॉस्ट नहीं है, एवरेज फिक्स कॉस्ट है ना, इसीलिए कॉस्टिंग में स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला जो है वो वेरिएबल और फिक्स प्लस करके है एवरेज में। और ये बात समझ में, इसको इसलिए वहां यूज नहीं करते, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वहां नहीं यूज होता। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आपको बाद में आपको अप्लाई करना है। और ये बात समझ में सर, सबसे पहले तो ये देख लें इसकी लाइन बन गई, मैजिक पार्ट चेक करें सर। और आप हैरान होंगे, आप ओ लेवल्स करके आए हो, इतना सारा खजर सारी चीजें पढ़ के आए हो,
ये क्या बात बताई सर ने, लिखो कैलकुलेटर पे 500, लिखो कैलकुलेटर पे आप इसके 500 लिख लिया। मैजिक चेक करें कितने परसेंट डेप्रिसिएशन थी। अगर कोई चीज पिछले साल 100% थी तो उसमें से 25% रिड्यूस हो गया, कितना बच गया? 500 पे 75% अप्लाई करो, 500 पे 75% अप्लाई करो, करके देखो, सामने देखो। 375 पे 75% अप्लाई करो, फिर 75% अप्लाई करो, देखो हैरान हो जाओ ये क्या हो रहा है सर। आ गया ना सर 211, ये कैसे आ रहा है सर, ये तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है। इसका मतलब है डेप्रीसिएशन हर साल पिछले साल से 25% कम हो जा रही है, इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोलते हैं। इसका मतलब है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस हर साल 25% से क्या होता जाएगा, कम, इसको बोलते हैं सर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मेरी बात समझ में, यानी रेट ऑफ डेप्रीसिएशन विल रिमेन कांस्टेंट, however the amount of depreciation reduces every year with a constant rate। आ रही है बात समझ में? constant rate कितना, हर साल डेप्रीसिएशन 25% से क्या हो जाएगी, कम। आ गई मेरी बात समझ में? ये सर एमसीक्यूज में क्या लिखेंगे, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन रिमेन्स व्हाट, कांस्टेंट, however the amount of depreciation reduces with a constant rate। आ गई बात समझ में? इसको आप बोलेंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो सर एक कमाल की बात, ओ लेवल्स की क्लास होती मैं नहीं बोलता, और मैं क्यों बोलूंगा ओ लेवल्स में। सर एक मुसीबत आपको याद है इस पूरी कहानी की, एक मुसीबत सर, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आपको क्वेश्चन में इसके 4 साल बाद की नेट बुक वैल्यू बतानी है, 4 साल बाद नेट बुक वैल्यू क्या है, सर यहां देखिएगा मैंने लिखा था 4 साल बाद की नेट बुक वैल्यू बतानी है, तो कॉस्ट में से क्या माइनस कर दें, पीएफडी। जरा अभी यार क्वेश्चन का आंसर निकालो, 2000 में से बेटा माइनस कर दो पीएफडी। इस वक्त तक पीएफडी कितने की है सर, 1368, यही है ना सर। सर जरा माइनस कीजिए, आंसर निकालिए, क्या आंसर आ रहा है सर, 632 आंसर आ गया सर ये। सर अब सुने, फर्ज करें मैं इतने लंबे लंबे 4 स्टेप्स आपको इतना समझा समझा के कहानी रोला डालकर यहाँ तक लेके आया हूँ, अगर मैं आपको सीधी सीधी एक स्टोरी सुनाता तो क्या आपको ये बात नहीं समझ में आ रही? चेक करें सर, सर एक कमाल की चीज चेक करें सर, कॉस्ट इक्वल्स टू, मैं यहाँ लिखता हूँ सर, एनबीवी इक्वल्स टू कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आर की पावर एन। ये क्या बदतमीजी है सर? याद है आपको फॉर्मूला 6 क्लास में आप पढ़ते थे, सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट मैथमेटिक्स डी बुक डी है ना बेटा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कंपाउंडेड होता है। अरे मैं प्रूव कर देता हूँ आपको, देखो। और आप भी सोचोगे कहाँ से निकाल के लाइए, नहीं कोई नहीं निकाल के लाया, बस दिमाग से मैथ्स अप्लाई किए। कमाल देखो, कॉस्ट कितनी है 2000, कॉस्ट कितनी है बोलो 2000। सर जवाब दो, 1 प्लस आर, परसेंटेज ऑफ रेट कितना है सर 25%, साल कितने गुजारने 4, मैजिक चेक करें, आंसर निकालें और मुस्कुरा लें। अरे ये क्या हो गया, ओ लेवल्स में क्यों नहीं पता था, मेहनत करो सब पता लगेगा। तो जरा आंसर निकाल के देखें, पहले 1 में से 25% माइनस करें, 0.75 आ जाएगा। 0.75 को सर 4 पे अप्लाई करें, 0.75 को 4 पे अप्लाई करें और मल्टीप्लाई बाय 2000 कर दें। 0.75 की पावर क्या आंसर आ रहा है, आंसर आ गया सर 632। सर वो जितना जुल्म किया हमने अपने ऊपर सब खत्म, नेटबुक वैल्यू निकाल ली हमने। हाँ बोले, वो तो पॉइंट तो हमने खुद ही राउंड ऑफ किए हैं ना, मेरी बात समझ में आई सर? सर ये फॉर्मूला आप कहां से निकाल के लेके आइए, एएस में सिखाने वाला होता है सर, ये क्या बात बोली जा रही है? अगर कोई मुझसे बोलता 4 साल बाद ये बताओ उसकी टोटल डेप्रीसिएशन कितनी निकली, तो मैं कॉस्ट और नेटबुक वैल्यू का क्या ले लेता, डिफरेंस, तो मुझे पता चल जाता पीएफडी कितना आ गया। मेरी बात समझ में आई? सर मैंने डायरेक्ट नेटबुक वैल्यू निकाल ली 4 साल बाद की। कमाल है सर, ये मतलब फॉर्मूला समझे आप क्या निकाला आपने, आपने इसको डायरेक्ट कर लिया। अब आपको कभी क्वेश्चन मिले और मिले फुल ईयर डेप्रीसिएशन विल बी चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज, नो डेप्रीसिएशन विल बी चार्ज इन द ईयर सेल, डायरेक्ट नेटबुक वैल्यू निकाल सकते हैं आप इस फॉर्मूले से। मेरी बात समझ में, कॉपी कर लें। मैं आपको बता रहा हूं डेप्रीसिएशन की सारी इंफॉर्मेशन आपको ऐसी कहीं नहीं मिलेगी, ये मैंने बहुत ढूंढ ढूंढ के इसकी डेप्रीसिएशन की जितनी इंफॉर्मेशन है सारी खोद खोद के निकाली हुई आपके लिए, ताकि आपको डेप्रीसिएशन समझ में आए सही से। ये कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है और इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मुश्तबा भाई 2 सालों से नहीं आया है, तो सबसे बड़ा क्राइसिस ये है कि ये इस साल आ रहा है। हाँ हाँ ये आ रहा है, डेप्रीसिएशन आ रहा है भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसमें। अच्छा बच्चा भी बड़ी जान लगाता है तब जाके उसको पल्ले पड़ती है बात। मेरा एक क्लास का बच्चा है, उसका नाम है उसका, ही इज़ अ गुड बॉय, वेरी गुड बॉय।
उसने मुझे अभी अभी कल बोला मैसेज करके, सर 2 घंटे लगे एक सवाल सॉल्व हुआ है। मुझे जब जाके समझ में आया क्वेश्चन 1 घंटे के बाद के क्वेश्चन कह क्या रहा है, और अगले 1 घंटे तक मैं सॉल्व करता रहा, तब जाके मुझसे वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ। रीसेंट पास पेपर का क्वेश्चन है, हो जाता है लेकिन फिजर। और टोटल सवाल ही 10 हैं पास पेपर में। कितने सवाल हैं 2016 से? तो 10 क्वेश्चन हैं। उन 10 क्वेश्चन को समझ के एग्जाम में जाना है आपने सही से, खुद से। मैं तो करा दूंगा 2 मिनट में। हर क्वेश्चन में एक नई बात होगी, उस नई बात को आपने पिकअप करना है। क्वेश्चन कहाँ से पिकअप करवा रहा है मैं उसके आपको सारे तरीके बता सकता हूँ। सर जल्दी करें, यहाँ तक काम करें फिर आगे बढ़ें। हाँ जी, 16 से लेकर 24 तक, उसमें 10 क्वेश्चन है बस, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है पूरे पूरे। हाँ सबको मिला लोगे तो 10-12 क्वेश्चन, हार्डली 10 क्वेश्चन है। डन। बोलो बोलो अली बोलो। स्क्रॉल डाउन, जल्दी करो कोई, जल्दी करो, मुझे डेप्रिसिएशन की तुमसे कैलकुलेशन करवानी है। So like what is the definition of a straight line method? Amount भी सेम, परसेंटेज भी सेम, बट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होगा? रेट सेम बट अमाउंट विल बी डिफरेंट। और डिफरेंट भी किस से? कांस्टेंट रेट से अमाउंट क्या करेगा? डिक्लाइन। ये है रूल इसका। और स्ट्रेट लाइन मेथड में बताइए क्या नेट बुक वैल्यू 0 होती है? यस हो सकती है। और अगर सर मैं बोलूं आपसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, क्या सर नेट बुक वैल्यू कभी 0 होती है? नहीं सर, वो 1 तक आ सकती है, $1 तक, और वहां लाके आप उसे छोड़ देते हैं, रोक देते हैं, उसके बाद फिर आप आगे नहीं बढ़ते। अब एक बहुत बड़ा मसला, एक चैलेंज है सर, ये चैलेंज भी मैं ए लेवल्स में कहता हूँ सबसे पहले ही सॉल्व कर लो भाई। बहुत ज्यादा आपने ओ लेवल्स में भी ऐसे सवाल देखे हैं, लेकिन ये सवाल मैं आपको करा के फिर मैं आपसे क्वेश्चन करा रहा हूँ। सर सुने सबसे पहले, सर ये तो बताएं कि वेयर डू वी अप्लाई स्ट्रेट लाइन मेथड एंड वेयर डू वी अप्लाई रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड? चीजों पे लगते हैं जो कि काफी बड़ी होती है और एक हिसाब से डिक्लाइन करते हैं बिल्डिंग्स और काफी अच्छा आंसर है। और बताओ कोई? कॉमन सेंस यूज करो, तो ऐसे नहीं यूज करो कि कोई अकाउंटिंग की टर्म यूज करनी है, कॉमन सेंस यूज करो वाली। मैं एक ऐसे एसेट के ऊपर सेम डेप्रिसिएशन हर साल लगाऊंगा, ऐसा क्यों करूंगा? बोलो ना हुसैन, कोई बात बोलो, कोई भी बात, जोहर कोई भी बात बोलो, एनीथिंग दैट यू लाइक, जनरल। डे टू डे वो अपडेट होती रहती है तो और करीब आ गए तुम, और बोलो, और करीब, बहुत करीब की डेफिनेशन दे रहा है वो। सुनो सर, वो एसेट्स जिनके ऊपर रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक ही जैसा लगे, यानी ये बिल्डिंग है, हर साल इस पे पेंट कराना है, हर साल इसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस रहेगा, हर साल दीवारें गिरा के नहीं लगानी दोबारा। मेरी बात समझ रहे हो? इसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस कांस्टेंट है, तो डेप्रिसिएशन भी इसकी क्या है? कांस्टेंट। लेकिन वो एसेट्स जिनके शुरू के सालों में रिपेयर एंड मेंटेनेंस कम और आने वाले सालों में रिपेयर एंड मेंटेनेंस जिन पे ज्यादा होती है, उन पे डेप्रिसिएशन शुरू के सालों में क्या लगाते हैं? ज्यादा, जब रिपेयर एंड मेंटेनेंस कम होती है। और जब रिपेयर एंड मेंटेनेंस बढ़ जाती है तो डेप्रिसिएशन क्या कर देते हैं? कम। सर ऐसा कब होता है? गाड़ी के साथ। जब आप नई बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी निकलवाएंगे अली, जब बिल्कुल नई ब्रांड न्यू गाड़ी निकलवाएंगे, जब नया फोन लेंगे, तो अर्ली ईयर्स में रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या होगी? कम। तो लेटर ईयर्स में रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या होगी? ज्यादा। तो सर जब रिपेयर एंड मेंटेनेंस ज्यादा होगी तो डेप्रिसिएशन को आप क्या कर देंगे? कम। अब उसका नॉन कैश एक्सपेंस साइड कम हो गया, अब उस पर एक्सपेंस कैश बढ़ता जा रहा है, ऐसा ही होगा। सर ऐसा और कोई और ऐसा एसेट बताएं सर? फर्नीचर, फर्नीचर पे कांस्टेंट करनी होती है आपको, लाइक रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने फर्नीचर डाला 5 साल तक उसको छोड़ दिया, उसकी सफाई भी रोज होगी, उसके साथ भी काम रोज करेंगे आप। तो फर्नीचर्स पे भी यूजुअली आप देखोगे, आपको नजर आएगा कि आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं। लेकिन आपको नजर आएगा मशीनरी पे, जैसे मुस्तफा ने बोला है कि मशीनरी पे, प्लांट पे, इक्विपमेंट पे, इन पे आप क्या यूज करते हैं? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सर लिखें इस बात को, लिखें लिखें, ये तो हर क्वेश्चन में, ये पास पेपर के हर क्वेश्चन में आपको नजर आएगा, वेयर डू वी अप्लाई स्ट्रेट लाइन एंड वेयर डू वी अप्लाई रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। हेडिंग क्या डालेंगे मैं बता रहा हूं, एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड, एप्लीकेशन ऑफ, एप्लीकेशन का मतलब यूजेस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड, राइट? एप्लीकेशन की बात हो रही है, बिजनेस वाली एप्लीकेशन की, नॉलेज एंड एप्लीकेशन वाली। एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड सर कहां पे अप्लाई करेंगे बताएं? ऑन द एसेट्स दैट हैज व्हाट? सेम रिपेयर एंड मेंटेनेंस ओवर द इयर्स। एसेट्स दैट हैव कांस्टेंट या स्लैश सेम रिपेयर एंड मेंटेनेंस ओवर द इयर्स, लाइक कौन सी? बिल्डिंग,
प्रेमिसेस या बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा, बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा, कांस्टेंट के सेम ओवर द इयर्स, ग्राफ ओवर द इयर्स। अब हेडिंग डालिए सर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की एप्लीकेशन पे आइए, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की सर एप्लीकेशन पे आ जाइए। देखिए सर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इज अप्लाइड, reducing balance method is applied on assets which have lesser amount of repair and maintenance in early years, which have lesser amount of repair and maintenance in early years and lesser value of repair and maintenance in early years, value of repair and maintenance in early years and higher in, lower amount भी लिख सकते थे आप उसको, lower amount of repair and maintenance in early years and higher amount of repair and maintenance in later years। आगे लिखें, कंप्लीट करें, पहले बोल रहा हूं मैं, लो अमाउंट ऑफ लाइक रिपेयर एंड मेंटेनेंस इन अर्ली इयर्स एंड हायर अमाउंट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस इन लेटर इयर्स। आगे लिखें कॉमा डाल के, सो द डेप्रीसिएशन मेंटेनेंस इन लेटर इयर्स, कॉमा डाल के लिखें, सो द डेप्रीसिएशन ओवर सच एसेट्स इन अर्ली इयर्स, so the depreciation over these assets are higher in early years and low in later years, full stop। सच एसेट्स आर, कौन से एसेट्स होते हैं, मशीनरी, प्लांट, हाँ इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा, 3 नाम लिख लें बस, ये मशीनरी, आगे मेंशन करें सर, एक हो गया मशीनरी, दूसरा प्लांट, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। पीपीई में से प्रॉपर्टी को छोड़ के बाकी जो 2 हैं, प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो रिड्यूसिंग बैलेंस है, मशीनरी, इक्विपमेंट, प्लांट एक्सेट्रा। मोटर व्हीकल भी हो सकता है, अच्छा मोटर व्हीकल के साथ भी सेम सिनेरियो है, सुनो मोटर व्हीकल के साथ दोनों सिनेरियोज हैं सर। एक व्हीकल वो है जो आप इंडोर चला रहे हैं, आपकी फैक्ट्री के वेयर हाउस के गोडाउन में से उसने एक सामान उठाया, 1 पॉइंट से, क्या कहते हैं उसको, लिफ्टर्स, जो लिफ्ट करते हैं, फोर्क लिफ्टर्स, वो एक तरफ से चीज को उठा के दूसरी तरफ रखते हैं सर, उस पर यूजुअली लोग स्ट्रेट लाइन लगाते हैं सर, वजह वो एक अलग से आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में काम करती है। अगर वो रोड पे काम करती है ना सर, उस पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लगा देते हैं, क्योंकि जो चीज आपके वेयर हाउस में यूजुअली काम कर रही है उस पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस कांस्टेंट है, रोज चल रहा है, लोग उसकी मेंटेनेंस रोज कर लेंगे। तो जिस पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस बहुत ज्यादा हो रही है उस पर डेप्रीसिएशन भी इतनी लगाने की जरूरत नहीं। आ रही है बात समझ में? तो सर इन एप्लीकेशंस की बेस पे ये काम करता है सर। एक काम करके मुझे दिखा के जाइए सर। सर हेडिंग डालेंगे सर क्वेश्चन नंबर 2, आपको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड सर एक दफा मुझे सॉल्व करके दिखाना है सर। मैंने यहाँ लिखा आके क्वेश्चन नंबर 2, हेडिंग डालिएगा सर, कॉस्ट इक्वल्स टू 1,20,000, स्क्रैप वैल्यू इक्वल्स टू 0, रेट सर आप अप्लाई करेंगे इसके ऊपर 25%। सर मुझे आपसे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए फॉर 3 इयर्स। मैंने लिखा सर, यहां मेंशन करेंगे सर, कैलकुलेट द डेप्रीसिएशन फॉर 3 इयर्स।
3 सालों की डेप्रीसिएशन के लिए सारा काम करना है सर आपने। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जल्दी करें। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के थ्रू सर आपने इसका काम कंप्लीट करना है। क्या पहले साल का आंसर 30,000 है? माइनस होगा 30,000 माइनस 30 के आंसर क्या आ रहा है सर? 22,500। टोटल करो 52,500। 52,500 सही है। तीसरे साल का आंसर 1,20,000 माइनस 30,000 अप्लाई किया आपने 25% से। तो 30,000 से माइनस नहीं होगा। हाँ सही बोलो ना, बोलो क्या आंसर आएगा? 52,000 22,500 से नहीं, 52,500 से। 24 जो PFD है वो माइनस करेंगे आप। दोबारा बोलना, गलत है। 22 से नीचे आएगा आंसर। 16,875। इन दोनों को प्लस करो 6,9,375। सर ये इसका आंसर आ गया। मैं आपको एक वर्कशीट भेज रहा हूं, उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके, सबको बोल रहा हूं मैं ये, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको सिर्फ इसमें कैलकुलेशन करके दिखानी है मुझे बस। सुनो सब लोग गौर से। सर मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं और उस असाइनमेंट में मैं आपसे क्या कह रहा हूं? सर मुझे सिर्फ आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक काम कराना है। सुनो सुनो, बात नहीं कंप्लीट हुई। सर काम ये है कि आपने जब भी उसमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड सॉल्व करना है, जब भी आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड सॉल्व करेंगे, आप स्क्रैप वैल्यू को पूरी वर्कशीट में लिखा हुआ भी उस वर्कशीट में, आप उस पूरे क्वेश्चन में आप स्क्रैप वैल्यू को क्या कर देंगे? इग्नोर। स्ट्रेट लाइन मेथड में आप उस पर रखेंगे और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आप हमेशा एसवी को क्या कर देंगे? इग्नोर। ऐसे ही क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन आपने एसएलएम के लिए भी सॉल्व करना है और हर क्वेश्चन आपने दूसरे के लिए भी सॉल्व करना है। कम से कम 3-4 साल हर पार्ट के सॉल्व कीजिएगा। सही है? फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सर। कोई वर्कशीट मैं आपको अभी सेंड कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक। अल्लाह हाफिज। 15 रिकॉर्डिंग्स हर रोज अपलोड करता है यूट्यूब, हर रोज। आज तुम्हें कंट्रोल अकाउंट मिल गई होगी, मिल गई है, उसने बताया मुझे, कंट्रोल अकाउंट आ गई है। अभी थोड़ी देर बाद एरर्स आ जाएगी, एरर्स के साथ बेसिक अकाउंटिंग भी अपलोड हो जाएगी। तो मैंने तो अपलोड कर दिया, वो 15-15 दिन के बाद 15-15 वीडियोस पर डे उसको पब्लिक कर देंगे। हो रही है सब। तो वो तो अभी चल रहा है, छोटा छोटा कॉस्टिंग का पेपर एप्रिसिएशन है, स्लो स्लो है। कुछ मैं अभी स्लो कर दूंगा क्लास को। रिकॉर्डेड लेक्चर तो मैं मिल जाएगा इन क्लासेस का, कहीं नहीं जाएगा। अल्लाह हाफिज़।